मोदी ने जो कहा था उसके बाद लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए कि आखिर क्या होने वाला है। और उसके बाद देखा भी गया पेट्रोल डीजल के प्राइस वीकली बढ़ रहे हैं। इस समय अगर दुनिया की आर्थिक हालत युद्ध के माहौल में अगर ख़राब है तो उसका एक बहुत बड़ा कारण डॉलर है। तो ऐसा लगता है डॉलर ने गुलाम बनाया हुआ है दुनिया को अपना। तो अब दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने अंजलि क्या किया इसको समझिएगा। अब वो जो निवेश वहाँ किया हुआ था उसको निकालना शुरू किया। तो ज्वेलरी इज़ नॉट अ वेरी गुड आइडिया, आप निवेश के लिए ले रहे हैं। तो मुझे लगता है बार्स या कॉइन्स बेस्ट होते हैं, पर उसमें क्योंकि रखने की समस्या है तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि एक लिमिट के बाद आप फिजिकल गोल्ड लेंगे तो आपको रातों की नींद चली जाएगी। मुझे लगता है अगर मिडिल क्लास के लोग खाली बैठकर कोसते रहे अपनी किस्मत को, सरकार को और अपने हाल को, बजाय इसके अगर आप उस एनर्जी को चैनलाइज करें इस चीज में कि कैसे हम इस मिडिल क्लास के चक्कर से बाहर निकल सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ अंजलि राजावत और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं देश के जाने माने इकोनॉमिस्ट शरद कोहली जी, जिनसे हम इकोनॉमी से जुड़ी तमाम बातचीत करेंगे और उनके जवाब से शायद आपके उन सवालों का जवाब भी मिल जाए जो आप सोशल मीडिया पर अक्सर ढूंढते रहते हैं, चाहे वो पेट्रोल डीजल के बढ़ते प्राइस हो या फिर सोना चांदी के बढ़ते भाव हो, कब खरीदे कब ना खरीदे, आखिर शेयर मार्केट कितनी तेजी से ग्रोथ करेगा और कब गिर जाएगा, ये सब कुछ बताएंगे हमें शरद कोहली जी। सर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। न्यूज वॉच के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को मेरा अभिवादन। सर बहुत थैंक यू, आप यहाँ आज आए, हमें समय दिया। तो सर इस समय तो जो सबसे ज़्यादा चर्चा है, पहले तो मैं उसके बारे में आपसे बात करती हूँ, और वो है पेट्रोल डीजल का बढ़ता प्राइस जो वीकली इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है। और सेकंड थिंग इज गोल्ड और सिल्वर, ये दोनों चीज़ें तो बिल्कुल ड्रीम है लोगों के लिए। हालांकि मैंने आपका एक वीडियो देखा, उसमें आप बता रहे हैं लोगों को कि 5 साल तक आप गोल्ड और सिल्वर लें, लेकिन धीरे धीरे। तो क्यों? सबसे पहले तो आप सोने चांदी के बारे में आपसे। चलिए, सोने चांदी पे आप पहले जानना चाहते हैं तो बिल्कुल, मैंने एक नहीं अनेकों वीडियो में, और मेरा अपना चैनल भी है शरद कोहली ऑफिशियल करके, उस पर भी मैंने यही बात बोली है। मुझे सोने चांदी का भविष्य बहुत चमकदार लगता है और मुझे लगता है कि जिन लोगों को ऐसा लगता है कि भाई अब बहुत महंगा हो गया, हमने तो चांस मिस कर दिया, जिस समय 50-55 हज़ार रुपये प्रति 10 ग्राम होता था तब लेना चाहिए था, वगैरह वगैरह आपको सुनने को मिलते होंगे। तो मुझे उनको लगता है कि अभी उनकी बस निकली नहीं है, अभी भी पकड़ सकते हैं, क्योंकि अपने पीक से 1,80,000 से 1,80,000 से भी ऊपर चला गया था। वहाँ से ये करेक्ट होके अब लगभग 1,55,000-60,000 के बीच में है। पीछे तो 1.5 लाख से भी नीचे था, पर जब से इम्पोर्ट ड्यूटी इस पे लगी, भारत सरकार ने लगाई, प्रधानमंत्री जी की अपील्स के बाद इस पे इम्पोर्ट ड्यूटी 6% थी, उसको बढ़ा के 15% कर दिया गया। तो भारत में इसकी कीमत बढ़ गई, क्योंकि लैंडेड गोल्ड जिसको हम कहते हैं, जब भारत में पहुंचता है तो कस्टम ड्यूटी लगा के पहुंचा तो उसकी रेट बढ़ गई। तो मुझे लगता है कि इसका फ्यूचर ब्राइट है। पर देखिए, निवेश करने की सलाह तो आपके फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को अपने रजिस्टर्ड, सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से ही लेनी पड़ेगी। डिस्क्लेमर में देना चाहता हूँ। पर हम और आप जो बात कर रहे हैं, एक एनालिसिस है। जो वैश्विक हालात अंजलि बन रहे हैं इस टाइम, उसको देख के लग रहा है कि ये ऊपर जाएगा, बीच बीच में हिचकोले खाएगा, जो आपको उतार चढ़ाव बहुत रहेंगे, पर ओवरऑल ये ऊपर जाएगा। क्योंकि अंजलि, अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये धरती में ज़्यादा बचा ही नहीं है, मात्र 75-80 हज़ार टन अब ये धरती में निकालना रह गया है। तो हर साल 5,000 टन के आसपास निकाल लिया जाता है। 10-15 साल में, 15 साल में समाप्ति हो जाएगा। और ये ऐसी धातु है जो जिस वजह से मुझे लगता है ऊपर जाएगी। क्योंकि लोग ये कहते हैं भाई आप कहते हैं ऊपर जाएगी, पर किस आधार पर आप कहते हैं कि ऊपर जाएगी? कोई बेसिस होना चाहिए ना। तो जो सबसे ठोस आधार मुझे नजर आता है, 2 मैं बताना चाहूँगा। वैसे तो बहुत सारे कारण हैं अंजलि इसके ऊपर जाने के। जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ती हैं, दुनिया के ऊपर कर्ज बढ़ रहा है, लोन बढ़ रहा है, वैश्विक अपने आप को विकसित कहने वाली जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनकी हालत पतली हो रही है, उनकी हालत खराब हो रही है। तो बहुत सारे, पर 2 मुख्य कारण जिसकी वजह से मुझे लगता है, एक तो दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स हैं, जैसे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, अमेरिका में उसको फेडरल रिजर्व कहते हैं, इंग्लैंड में उसको बैंक ऑफ इंग्लैंड कहते हैं, अलग अलग जगह उसके नाम अलग अलग होते हैं, जो कंट्रोल करता है सारे बैंकिंग सिस्टम को। उन्होंने अंजलि बेतहाशा बाइंग करी है पिछले कुछ सालों में, और अभी भी कर रहे हैं। हर महीने
कई टन गोल्ड ये खरीदे जा रहे हैं। अब आप कहेंगे कि क्यों खरीद रहे हैं भाई, इनको क्या गहने बनवाने हैं, इनको क्या करना है गोल्ड इकट्ठा करके, तो मैं आपको बता दूं कि इनको ऐसा लगता है कि गोल्ड जिस देश के पास ज़्यादा होगा उस देश का भविष्य में बोलबाला होगा। और उसी से दूसरा कारण निकल के आता है कि जो डॉलर की गुंडागर्दी फैल रही है दुनिया भर में, डॉलर का दबदबा, दादागिरी, रुतबा, सुप्रीमेसी, जो मर्जी कहना चाहें आप, उसने दुनिया को परेशान किया हुआ है। इस समय अगर दुनिया की आर्थिक हालत युद्ध के माहौल में अगर खराब है तो उसका एक बहुत बड़ा कारण डॉलर है। तो ऐसा लगता है डॉलर ने गुलाम बनाया हुआ है दुनिया को अपना। और 60 से 70% दुनिया का व्यापार, उधार, ट्रेडिंग सब डॉलर में होती है। पेट्रो डॉलर्स या क्रूड ऑयल भी डॉलर में आता है, जिसने भारत को परेशान किया हुआ है। तो दुनिया में एक मुहिम चल रही है अंजलि, जो कि बहुत दबी आवाज में चल रही है। वो है कि किसी तरह इस डॉलर के चंगुल से निकला जाए, इस डॉलर से आजादी मिले, आजाद हो जाए दुनिया। अब 1971 से पहले ऐसा नहीं था। 1971 से पहले डॉलर का रुतबा नहीं था, बोलबाला नहीं था। पर रिचर्ड निक्सन एक अमेरिका के प्रेसिडेंट आए थे उस टाइम, तो उन्होंने डॉलर का प्रचलन किया और आज 55 साल बीत चुके हैं। और देखिए आप, डॉलर ने नाक में दम किया हुआ है दुनिया के। तो अब सारे देश, सारे सेंट्रल बैंक्स कोशिश कर रहे हैं अंजलि। तो अभी तक क्या करते थे दुनिया भर के देश और सेंट्रल बैंक क्या करते थे कि अपनी जो इन्वेस्टमेंट करनी होती थी, वो तो बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं, $100 बिलियन, $200 बिलियन, वो अमेरिका की ट्रेजरीज में करते थे। अमेरिका के बॉन्ड्स होते हैं, सबसे सेफ माना जाता था, बहुत ट्रांसपेरेंट, बहुत सेफ। अगर किसी पे विश्वास है अपने से भी ज्यादा तो अमेरिका की ट्रेजरी पर। तो जब से ये डोनाल्ड ट्रंप आए, इनकी वजह से विश्वास कम हो गया, इनकी हरकतों की वजह से, इनकी बार बार झूठ बोलने की वजह से, झूठी स्टेटमेंट, मनमानी स्टेटमेंट, मनगढ़ंत बातें करने से। तो अब दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने अंजलि क्या किया, इसको समझिएगा, अब वो जो निवेश वहां किया हुआ था उसको निकालना शुरू किया आहिस्ता आहिस्ता करके। और ये छोटा मोटा नहीं था, $50 बिलियन, $100 बिलियन, $200 बिलियन। एक आध देश तो ऐसे हैं जो 500-700 बिलियन डॉलर तक निवेश अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड्स में किया हुआ है। उन्होंने उसको निकालना शुरू किया और अब निकालेंगे तो कहीं लगाएंगे ना। तो कोई दूसरी ऐसी चीज नहीं दिख रही थी अंजलि जिसमें पैसा लगाया जा सके और जो वैश्विक स्तर पर जिसकी स्वीकृति भी हो। मतलब आप लगाएं और उसको कहीं भी जाके आप लिक्विडेट भी कर सकते हैं। तो सोना ऐसी चीज मिली उनको कि अगर हम इसकी जगह सोने में लगाएं तो ये ऐसी चीज है जो दुनिया में कहीं भी जाके इसको लिक्विडेट किया जा सकता है। फिर युद्ध के माहौल बने, रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ, इन्होंने टैरिफ का गेम पिछले साल खेला, आप जानते हैं पूरा पिछले साल से। तो उससे जो जैसे जैसे अनिश्चितता और अस्थिरता का माहौल बनता है, वो सोने की तरफ लोगों का ध्यान ले जाता है। तो इस वजह से ये 2-3 कारण है। तो उसको हम बोलते हैं अंजलि डी डॉलराइजेशन, यानी कि डॉलर को हटाने की प्रक्रिया। तो दबी आवाज मैंने इसलिए कहा क्योंकि लोग थोड़ा अमेरिका से ट्रेड करते हैं, थोड़ा दबदबा तो है ही अमेरिका का, कोई नहीं चाहता अमेरिका से रिश्ते खराब हो। हालांकि रिश्ते बनाने लायक है नहीं है, मैं बता दूं आपको, पर फिर भी लोग ऐसा देश चाहते हैं कि इनसे रिश्ते खराब नहीं होने चाहिए। तो बहुत ऊंची आवाज में नहीं, दबी आवाज में धीरे धीरे करके विश्व के बैंक्स डी डॉलराइजेशन और सोने का भंडार इकट्ठा करना, ये 2 कारणों से ऐसा नजर आता है कि ऊपर जाएगी। अब दिक्कत क्या आती है, लोग इसको ना बहुत शॉर्ट टर्म नजरिए से देखते हैं, आज लिया महीने बाद बेचने, महीने बाद डबल, ऐसे थोड़ा ना होता है। बिकॉज आप इसको लेके, तो मैंने जो वीडियोस का आपने जिक्र किया, मैंने बोला कि थोड़ा थोड़ा लीजिए और 2 से 5 साल तक लेके इंतजार कीजिए। जल्दी बेचिए मत, जल्दबाजी मत करें। भले ही 5-10 हज़ार इसकी कीमत बढ़ भी गई हो तब भी मत बेचिए, क्योंकि वो तो बहुत छोटा रिटर्न हुआ। आपने मान लीजिए 1.5 लाख पे लिया, 1,55,000 पे बेच दिया, 1,60,000 पे बेच दिया, तो ये क्या कोई मुनाफा थोड़ा ना हुआ है। मजा तो जब आया जब आपको कुछ अच्छा खासा रिटर्न मिले। तो अगर 2 से 5 साल मुझे लगता है जो रखेगा, 2 से 5 साल के अंजलि, मुझे तो लग रहा है इस साल के अंत में ही इसकी कीमत बहुत अच्छे लेवल पर जा सकती है। लेकिन लोगों के मन में अच्छा ये भी डाउट है कि सोने को फिजिकली स्टोर करके रखें या फिर डिजिटली। फिजिकली वैसे तो बेस्ट होता है, पर फिजिकली में समस्या ये आती है कि आप कितना रख लेंगे और कहाँ रखेंगे, ये 2 समस्या आती है। कहाँ बैंक के लॉकर्स में रखेंगे तो बैंक के लॉकर्स सेफ नहीं है, लॉकर टूटने की खबर अक्सर आती रहती है। अच्छे बड़े बड़े बैंकों के नाम आए हैं जहाँ लोग गए, लॉकर खुला मिला, वहाँ से सामान गायब मिला, और लॉकर में इंश्योरेंस भी नहीं होता। भी बता दूं, आपका लॉकर का इंश्योरेंस
जितना आप किराया देते हैं लॉकर का साल का, उसका मात्र 100 गुना होता है। यानी कि आप 2000 अगर साल का रेंट दे रहे हैं अपने लॉकर का, 2 लाख रुपए तक का उसमें इंश्योरेंस। उससे ज़्यादा अगर कुछ नुकसान हुआ तो यू विल नॉट गेट एनीथिंग, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो अगर आपके पास रखने की जगह सुरक्षित है तो फिजिकल से अच्छा कुछ नहीं है। पर फिजिकल में 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। एक तो उसकी प्योरिटी, और एक कितने कैरेट का ले रहे हैं आप, दूसरा किस शेप में ले रहे हैं। अब लोग ज्वेलरी इकट्ठा करने लग जाते हैं, तो ज्वेलरी में तो मेकिंग चार्जेस लगते हैं, खोट होती है, तो ज्वेलरी इज़ नॉट अ वेरी गुड आइडिया। आप निवेश के लिए ले रहे हैं तो मुझे लगता है बार्स या कॉइन्स बेस्ट होते हैं, पर उसमें क्योंकि रखने की समस्या है तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि एक लिमिट के बाद आप फिजिकल गोल्ड लेंगे तो आपको रातों की नींद चली जाएगी। कहीं बाहर जाएंगे, घर पे छोड़ के ध्यान वहीं रहेगा, और लॉकर में रखेंगे, घर में लॉकर होगा तो आपको टेंशन रहेगी कुल मिला के। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिकली इसको खरीदना, यानी कि जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं, ETFs बोलते हैं उनको, उसमें आप लेके रखिए। गोल्ड म्यूचुअल फंड्स है, उसमें लेके रख सकते हैं। इसके अलावा आजकल एक नया प्रोडक्ट आया है जिसको EGR बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट। अभी 1 ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम के आए। ये स्टॉक मार्केट में ट्रेड भी किए जा सकते हैं। आपके डीमैट अकाउंट में जिस प्रकार से आप शेयर्स लेते हैं, ठीक उसी प्रकार आप इसको लेके आपके डीमैट अकाउंट में पड़ा रहेगा, जब मर्जी आप इसको बेच सकते हैं। और वो उसके बदले में फिजिकल गोल्ड सरकार लेके अपने लॉकर में रखती है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और सेबी आपके लिए एक लॉकर होता है, आपके लिए मतलब उनका तो पूरा एक लॉकर होता है, उसमें रखा जाता है इसको। सो आई थिंक जैसे भी लें, फिजिकल लें या डिजिटल लें, पर थोड़ा थोड़ा करके लें, और इसको SIP की तरह जिसको बोलते हैं हम, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, उसको कम से कम आप 2 से 5 साल रखेंगे तो अच्छा रिटर्न दे सकता है। अच्छा, आज हम लगातार देखिए $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं और ऐसी बात भी की जाती है, लेकिन क्या देश की आबादी के बूढ़े होने से पहले हम अमीर बन पाएंगे और डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठा सकेगा देश? देखिए, भारत की जो आबादी है वो बहुत डाइवर्स है, और आपको मैं हैरान कर देने वाला एक आंकड़ा दूं तो इससे आपके सवाल से निकल के आता है कि भारत में 90% लोग, अगर हम 140 करोड़ हैं तो 126 करोड़ लोग 25,000 रुपये महीना से कम कमाते हैं। बहुत हैरान करने वाला आंकड़ा है। आप कहेंगे वो, इसमें ये जरूर है कि अब एक घर में 2 कमाने वाले हैं तो 50,000 हो गया, 3 कमाने वाले 50, पर अगर प्रति व्यक्ति हम ले तो ज़्यादातर लोग जो काम करते हैं, तो अगर आप हमको जो सुन रहे हैं लोग, अगर वो 25,000 रुपये उससे ज़्यादा से कमाते हैं, बल्कि कमेंट करिएगा, तो आप देश की 10% VIP जनता में हैं। सोचिए आप कि उन 14 करोड़ लोगों में हैं जो 25,000 रुपये से ज़्यादा कमाते हैं। हालांकि मैं ये भी कहना चाहूँगा साथ में, अगर आप 26 भी कमाते हैं तो आप इस आंकड़े से बाहर हैं, फिर आप 10% में आ जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंडिया कोई प्रॉस्पेरस कंट्री तो नहीं है, ये तो स्वीकार करना पड़ेगा। ज़्यादातर आबादी हमारी गांव में रहती है, और या Tier 3 सिटीज़, Tier 4 सिटीज़ में रहती है। तो अब वो जो 14 करोड़ लोग हैं, जो उसमें से भी अंजलि, मैं आपको ये बताऊं कि 8-10 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको आप समृद्ध कह सकते हैं। समृद्ध से मेरा मतलब जिनके पास जिंदगी की ज़रूरतें हैं वो आसानी से मुहैया हो जाती हैं। कार है, मकान है, बच्चों को स्कूल के लिए ढंग की पढ़ने की जगह है, और ज़िंदगी के जो बेसिक कंफर्ट्स हैं वो आप अफोर्ड कर सकते हैं। ऐसी जनता की गिनती मैं लगाता हूँ 10 करोड़ के आसपास है। अब आप समझ सकते हैं कि बाकी की जो जनता है वो अपनी ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरतों के लिए स्ट्रगल करती रहती है, और जिसको मेरी बात पे यकीन नहीं है, और अगर वो शहर से हैं तो शहर से 50 किलोमीटर बाहर चले जाइए, किसी गांव में आप देखेंगे वहाँ तो आज भी बहुत सादा सिंपल जीवन है। एक टीवी होगा ज़्यादा घर में, और उनकी ज़िंदगी की ज़रूरतें भी कम है, खर्चे भी कम है, पर क्योंकि हम उसको शहर की ज़रूरतों से कंपेयर करते हैं तो आपको लगता है कि वो लोग फिर गरीब हैं। तो आपने पूछा 5 ट्रिलियन, देखिए $5 ट्रिलियन इकोनॉमी तो ज़्यादा दूर नहीं है, हम 4-4.25 ट्रिलियन के बीच में इस समय हैं। तो $5 ट्रिलियन तो आपकी, अब जैसे ही रुपया अगर सुधरता है डॉलर के मुकाबले, तो 5 ट्रिलियन तो हम अगले 2-3 साल में आ जाएंगे। पर $5 ट्रिलियन आने से क्या देश की गरीबी दूर हो जाएगी, ये ज़्यादा बड़ा प्रश्न है। तो मुझे लगता है कि हमें, जो प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत की बात करी 2047 की, वो वहाँ पर उनकी ये लक्ष्य रखा है कि भाई यहाँ का हर व्यक्ति यहाँ का, विकसित का मतलब क्या होता है? लोग विकसित भारत तो कहते हैं, पर विकसित भारत कैसा होगा ये तो किसी ने पूछा ही नहीं कि भाई कैसा होगा। जो लोग विदेश वगैरह गए हैं, फ्रांस गए, जर्मनी गए, US गए हैं, UK गए हैं, जिन्होंने विकसित देश देखे हैं, वो तो पता लगा लेते हैं, पर दूसरे को कैसे पता लगे कि विकसित किसको कहते हैं? विकसित होता है जहां गरीबी ना के बराबर है। मैं ये नहीं कह रहा कि गरीबी नहीं है, ना के बराबर, क्योंकि
आज भी न्यूयॉर्क में भी मैंने लोग भीख मांगते देखता हूँ। और जहाँ पर हर व्यक्ति के पास नौकरी है और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कहे कि मेरे पास बहुत कमी है, मैं जी नहीं पा रहा हूँ, और सड़कें अच्छी होंगी, एयरपोर्ट्स अच्छे हैं, रेलवे स्टेशंस अच्छे हैं, चमचमाते हुए हैं, जो हमारा बुनियादी ढांचा है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। तो ये एक विकसित भारत की कल्पना है। मुझे लगता है कि अभी हम उससे करीब करीब 20 साल दूर खड़े हैं। अब देखिए आने वाले, ये तो पक्का है अंजलि, एक बात मैं यकीनी तौर पे कह सकता हूं कि आने वाला समय भारत का है। आपने जिन डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करी कि क्या हमारी जो इतनी बड़ी आबादी 65% आबादी 35 साल से कम की है, जो युवा है, अब ये वो युवा अपने आप को आगे किस तरीके से ले जाते हैं उस पर निर्भर करेगा कि भारत वहां तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। क्योंकि जिसका जन्म हो रहा है वो विकसित भारत 2047 में 21 साल का होगा या होगी, तो वो अपने करियर को, और जो आज 20 साल का है वो 2047 में 40 साल का होगा। तो मैं उनको लेके देखिए जो पैदा हो रहे हैं आज, उनकी तो उस टाइम तक पढ़ाई लिखाई खत्म होगी, ठीक है, 21 साल तक तो आपकी पढ़ाई लिखाई खत्म होती है, कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया। जो आज 21 साल का युवा है वो उस समय 40 का होगा, यानी कि उसकी जो प्राइम ऑफ यूथ है, जो उसके जीवन का महत्वपूर्ण समय है, वो बिता चुका होगा। तो इस समय में वो क्या करता है ये इस पर निर्भर करेगा। तो ज्यादातर मैं बात करूं तो युवा देखिए ग्रेजुएशन करते हैं स्कूल से निकल के, बीए बीकॉम, जो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा काम का नहीं होता है, क्योंकि जो डिग्री आपको नौकरी ना दिलवा पाए आसानी से, मतलब आपने क्वालिफाई किया और लोग आपको हाथों से उठा के ले जाएं नौकरी में, आपको तुरंत नौकरी मिल जाए, कोई उसके लिए आपको मशक्कत ना करनी पड़े, मेहनत ना करनी पड़े, भाग दौड़ ना करनी पड़े, और बहुत लंबे समय तक बेरोजगार ना रहना पड़े, तो वो हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी मुझे लगता है कि पूरी तरह से उसके लायक नहीं है। लेकिन सर ऐसा क्यों है? क्यों आखिर पर कैपिटा इनकम इतनी कम है? पर कैपिटा इनकम तो अंजलि दूसरी तरफ हम चले गए। पर कैपिटा इनकम भारत की जो अगर आप लगाएं तो इस समय करीब $2700-2800 है। वो आबादी ज्यादा होने की वजह से है। पर कैपिटा इनकम देखिए, पर कैपिटा इनकम की लोग बात करते हैं पर ज्यादातर नहीं, मैं उस पर आ रहा हूं, क्योंकि आपका जीडीपी से जब हम आबादी को डिवाइड करते हैं तो पर कैपिटा इनकम आ जाती है। ये सीधा सीधा फॉर्मूला है। और क्योंकि हमारी जीडीपी, चीन की जीडीपी $20-22 ट्रिलियन की है, हमारी जीडीपी $4-4.25 ट्रिलियन की है, तो नेचुरली जब आप 4-4.25 को 140 करोड़ से डिवाइड करेंगे, उधर आप 20 को 140 करें तो हमसे 5 गुनी हो जाती है सीधी सीधी, अगर मैं नंबर्स में बात करूं तो। पर कैपिटा इनकम हमारी कम है क्योंकि यहां पर मैंने देखा है कि ज्यादातर लोग जो नौकरी वगैरह करते हैं वो अपनी जिंदगी में स्ट्रगल करते रहते हैं। स्ट्रगल मतलब अपनी बुनियादी जरूरतों किसी तरह बस ये महीना निकल जाए, चलो भाई ठीक है, एक टीवी आ गया, एक बाइक आ गई, घर में काफ़ी है, घर में एक वॉशिंग मशीन आ गई, काफ़ी है, चलो अब छोटा सा 1 कमरे का 2 कमरे का अपना घर हो गया, काफ़ी है। तो लोग अपनी ज़रूरतों को यहाँ पर हम लोग सीमित करना जानते हैं, हम उसको सीमित कर लेते हैं, उसी में हम गुजारा करते हैं। मुझे लग रहा है कि अगर आज के यूथ को नेक्स्ट लेवल पर जाना है, कि जहाँ आप अपने आप को अमीरों की गिनती में लाएं या अपने आप को ऐसे लोगों की गिनती में लाएं जो बहुत समृद्ध होते हैं, उसके लिए आज के युवा को ये जो अभी कर रहे हैं वो उससे काम नहीं चलेगा। लेकिन सर एक ये भी चीज, जैसे कि आपने जिक्र किया, तो सिविल एग्जाम की भी तैयारी लोग करते रहते हैं, जब तक उनका अगर प्रीलिम्स या मेंस या फिर इंटरव्यू तक वो ना पहुंच जाए, वो करते रहते हैं। उसके अलावा उनका ये नहीं है कि हमने दूसरी कोई डिग्री हासिल कर ली और दूसरे प्रोफेशन में हम चले गए। क्या ये भी एक बड़ी वजह है? नहीं, सब लोग तो नहीं यूपीएससी की तैयारी करते, पर हम बहुत बड़ी वो क्योंकि सरकारी बाबू बनना चाहते हैं, उनको लगता है एक हमको एक झंडा लगी या लाइट लगी गाड़ी मिल जाएगी, सरकारी बंगला मिल जाएगा, आईएएस बन जाएंगे, आईपीएस बन जाएंगे, आईएफएस बन जाएंगे, जो भी बन जाएंगे, उनको ऐसा लगता है कि भाई ये हमारी जिंदगी सिक्योर। पर यूपीएससी की तो बहुत कम सीट्स होती है और लाखों करोड़ों के हिसाब से लोग एग्जाम देते हैं। तो ठीक है, अगर मैं ये कह दूं आपके पॉडकास्ट में कि भाई आप यूपीएससी में मत जाइए, तो ये भी गलत होगा, क्योंकि जिन लोगों ने कल को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बनना है, एसएसपी बनना है कहीं का, तो वो या कहीं का डिप्लोमेट बनना है, तो वो लोग कहेंगे भाई आप हमको क्यों डिस्करेज करें। मैं किसी को डिस्करेज नहीं करता, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो पढ़ाई लिखाई नर्सरी से लेके 12वीं तक करी जाती है, उसके बाद ग्रेजुएशन से करी जाती है, उसमें अगर बड़ा बदलाव लाया जाए तो अमेरिका में क्या होता है, मैंने पूरी दुनिया देखी है, कई बार देखी है। वहां पर आप कॉलेज में जब पास आउट करते हैं तो आप नौकरी के लिए बिल्कुल रेडी हैं। यहां पर बीए बीकॉम बीएससी या बीबीए जो भी करते हैं, उसके बाद पूछा जाता है आप आगे क्या करोगे,
आपने सुना होगा, अब क्या करना है भाई आगे। अरे भाई मैंने 12 और 3 15 और 3 18 साल पढ़ाई करी। जब मैंने ग्रेजुएशन करी तो 18 साल पढ़ चुके होते हैं, नर्सरी केजी प्रेप, उसके बाद 12 साल, 15 और 3 वो 18 साल मेरी पढ़ाई के बाद आप मेरे से पूछ रहे हैं कि आप आगे क्या करोगे, कि जैसे करियर कैसे बनाओगे। तो ये थोड़ी अटपटी बात लगती है। अमेरिका में अंजलि ऐसा नहीं है। अमेरिका में जब आप इतने लंबे वक्त तक आपने पढ़ाई करी है तो आप नौकरी के लिए रेडी हैं। तो मुझे लग रहा है हमारी पढ़ाई में कमी ये है कि हम उसको इंडस्ट्री के लिए या बिजनेस के लिए तैयार नहीं करते हैं। हम उसको ऐसे हिस्ट्री पढ़ाते रहेंगे, ज्योग्राफी पढ़ाते रहेंगे और ऐसे पढ़ाते रहेंगे सब्जेक्ट जो कि आगे उसके 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 पैसे कमाने में, अंजलि ध्यान दीजिएगा, वो काम के नहीं होते हैं। तो जब तक वो नहीं होगा तो हम जो समृद्धि चाहते हैं वो समृद्धि ऐसी आएगी। ऐसा नहीं कि कोई भी समृद्ध नहीं है, आई मीन 100 में से 10 लोग तो अच्छा कामयाब हो ही जाते हैं, पर मैं उन 90 लोगों की मुझे चिंता है जो कि एक बहुत साधारण जीवन जीते रहते हैं और लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास में फिर सारी उम्र स्ट्रगल करते रहते हैं। तो वो मुझे लगता है कि जो बेसिक ट्रेनिंग है बचपन की और पढ़ाई लिखाई के दिनों की, उस ट्रेनिंग में बहुत महत्व होता है उसका, उससे बहुत फर्क पड़ता है। और ये मैं इस आधार पे कह रहा हूँ कि मैंने उन बच्चों को विदेशों में भी पढ़ते हुए देखा है। वो बच्चे जब 12वीं लेवल से निकलते हैं, वहाँ पर ओ लेवल ए लेवल कहते हैं, नाम अलग होते हैं, वो बिल्कुल नौकरी के लिए, करियर के लिए तैयार होते हैं। यहाँ पर मैंने बताया ना 18 साल के बाद पूछते हैं आप क्या करोगे। तो मुझे लग रहा है कि वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें समय लगेगा। और पर ये ज़रूर है अंजलि कि आने वाला समय भारत का है, क्योंकि ये जो अपने आप को विकसित अर्थव्यवस्थाएं कहती हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, यूएस, इनके दिन अब ऐसा लग रहा है कि अब इन्होंने जितना पहुंचना था ना वो पहुंच गए। अब ये नीचे की तरफ है और भारत जो है वो ऊपर की तरफ है। सर ये थोड़ा मुश्किल नहीं लग रहा है, क्योंकि ये जो समय चल रहा है, पहले कोरोना आया, फिर ये वॉर छिड़ गए, रूस यूक्रेन, फिर इजराइल यूएस, तो देश की जो अर्थव्यवस्था है वो टिकी तो रही, लेकिन क्या हम इसे लंबे समय तक खींच पाएंगे? नहीं, वही मैंने आपको कहा कि आने वाला समय मुझे भारत का लगता है, क्योंकि भारत बहुत यंग नेशन है एक तो, और बहुत सारे जो विकसित नेशन हैं अंजलि, ये बूढ़े हो चुके हैं। बूढ़े से मेरा मतलब यहाँ की ज़्यादा आबादी बुजुर्ग है, यहाँ काम करने वाला ही कोई नहीं है। इनफैक्ट हमारे पड़ोस चाइना में ही हाल है। चाइना में अब उनको बच्चे पैदा करने के लिए इंसेंटिव देना पड़ रहा है। तो भारत की क्योंकि युवा आबादी है तो कुछ ना कुछ तो ये करेंगे, खाली तो नहीं बैठेंगे ना युवा हमारे, अपना बिजनेस करेंगे छोटा मोटा, अगर छोटी मोटी नौकरी से भी शुरुआत करेंगे। उनके अंदर एक जज्बा है, एस्पिरेशन है, भले ही पढ़ाई लिखाई उनकी उस तरीके से नहीं हुई जो मैं आपको बता रहा था पहले, पर उनके अंदर जज्बा जरूर है। वो चाहते हैं कि हम भी, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, वो सोशल मीडिया में अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज़ को फॉलो करते हैं, कोई क्रिकेटर को, कोई बॉलीवुड को, कोई किसी नस्लिस्ट को, कोई किसी और अमीर व्यक्ति को फॉलो करता है, उनके लाइफस्टाइल्स को देखने को मिलता है। अब तो सोशल मीडिया में तो कुछ भी छुपा नहीं है, तो वो लोग उससे इंस्पायर होते हैं और इंस्पायर होकर वो ज़िंदगी में ऑर्डिनरी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। यानी कि जो साधारण लाइफ पहले के युवा जिया करते थे, ठीक है भाई 2 वक्त की रोटी, आपने पुरानी फिल्में देखते होंगे, बस 2 वक्त की रोटी हो गई और काफ़ी। तो अब वो 2 वक्त की रोटी का ज़माना नहीं है, अब इस टाइम वो प्लस 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 चाहते हैं। तो मुझे लग रहा है ये जो जज्बा है ये हमको ऊपर ले जाएगा, और इतने सारे युवा हैं तो सबका जज्बा जब मिल जाएगा तो आने वाले सालों में, बीच में देखिए ये जो टफ टाइम्स है बीच में ये आते रहेंगे। आपने कहा कोरोना आया, उसके बाद रशिया यूक्रेन का युद्ध हो गया, दुनिया की अर्थव्यवस्था उथल पुथल हुई, फिर ट्रंप ने पिछले साल टैरिफ का गेम खेला, उसके बाद ये युद्ध हो गया ईरान वाला। तो बीच बीच में समस्याएं आ रही हैं, पर भारत की अर्थव्यवस्था फिर भी दुनिया की बहुत सारे देशों की अर्थव्यवस्थाओं से तेज बढ़ रही है। और अंजलि, इसमें हैरानी की बात यह है कि ये मात्र 10-15 करोड़ लोग हमको इस रफ्तार को पकड़ने में ज़्यादा मदद कर रहे हैं। सोचिए अगर बाकी के भी जो 90% लोग हैं, अगर वो भी इस रफ्तार में शामिल हो जाएं तो हमारी अर्थव्यवस्था तो कहाँ की कहाँ जा सकती है। और जो मुझे कुछ हद तक होता नज़र आता है आने वाले सालों में, हालांकि बहुत सारे लोग मैंने देखा सोशल मीडिया पे थोड़े निराशावादी भी होते हैं, उनको ग्लास आधा भरा है आधा खाली है उस नज़रिए से देखते हैं। पर मुझे लगता है कि भविष्य भारत का है, आने वाले 10 साल भारत के हैं, और इसमें सरकार कोई भी हो, पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, इस बात से इसका सरोकार इतना नहीं है, क्योंकि हम वो उस ट्रैक पर आ चुके हैं जहाँ भारतीय युवा सपना देखता है, भारतीय युवा ऑर्डिनरी को स्वीकार कम करता है, जो पहले के जनरेशन करते थे कि खाली बस 2 वक्त की रोटी हो गई,
अपना गुजारा हो गया, बस वो काफ़ी है, थोड़े में गुजारा होता है। आपने गाना भी सुना होगा ऐसा। अब ये जो आबादी है यंग, ये थोड़े में गुजारा होने वाली आबादी नहीं है। ये लोग बहुत कुछ चाहते हैं, और जब आप बहुत कुछ चाहते हैं तो उसके लिए प्रयास भी करते हैं, और जब प्रयास करते हैं तो कोई अच्छी नौकरी या कोई बिजनेस शुरू करते हैं, कुछ ना कुछ हाथ पैर ये लोग मारते हैं, ऐसा मेरा मानना है, और मारते रहेंगे, जो कि हमारे देश को रफ्तार देगा। लेकिन अभी जो हम पॉपुलेशन देखते हैं जो इकोनॉमी में, कि हम के शेप में जो अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, बीच में फंसती है मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास के लिए आप क्या कहेंगे? के शेप पूरी बनती नहीं यहाँ, क्योंकि ये बात तो आपकी ठीक है कि अमीरी और गरीबी का गैप बढ़ रहा है, गड्ढा बढ़ रहा है, पर अमीर तेज रफ्तार से अमीर हो रहे हैं और गरीब कम रफ्तार से उनकी जिंदगी सुधर रही है। इसको ऐसे देखें तो के तो होता है ना पूरा ऐसे, तो पूरा ऐसे नहीं है। ये अमीर तेज रफ्तार से अमीर हो रहे हैं क्योंकि जिसके पास पैसा है अंजलि, पैसा पैसे को खींचता है। माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ, एक पुरानी कहावत है। अगर आपके पास पैसा है तो आप और जल्दी अमीर बनते हैं। पैसा पैसे को खींचता है, उसको निवेश करते हैं, उसका कहीं मकान ले लिया वो 4 गुना हो गया, कुछ और ले लिया। अगर उसको अकलमंदी से चल रहे हैं तो आप उसमें जल्दी रफ्तार पकड़ते हैं। और जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है, ऐसा नहीं है कि पहले वाला हाल है। तो के प्रॉपर के नहीं है, के में वो गड्ढा तो है, वो भरा अमीरी गरीबी वाला, पर ऐसा कह सकते हैं जैसा मैंने कहा कि अमीर तेजी से अमीर बना है और गरीब का थोड़ी स्लो रफ्तार में उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है। पहले जो लोग आपको सड़कों पे पड़े दिखते थे, इधर उधर दिखते थे, उनके पास अब कहीं सरकारी कोई स्कीम के अंदर मकान है या उन्होंने खुद कहीं लिया है, छोटा मोटा काम करते हैं। तो हाँ, वो गैप ज़रूर है भारत में। ये तो, और गैप ये मैंने सारी दुनिया देखी है अंजलि। मुझे बड़े बड़े विकसित देशों में भी ये गैप दिखाई दिया। अब आपने मिडिल क्लास का पूछा, मिडिल क्लास की डिस्कशन की जगह ड्राइंग रूम उनका होता है, वहीं बैठ के सारी चिंतन कर ली, 2-4 गाली मोदी जी को दे दी, 2-4 गाली राहुल गांधी को दे दी, और इसको कोस दिया, उसको कोस दिया, अरे क्या यार ये बेकार है, ये क्या बेकार का आदमी है, क्या करते, कुछ नहीं करते, ये वो सारा कुछ वो डिस्कशन होता है। पर मिडिल क्लास बीच में थोड़ी सी पिसती तो है, क्योंकि गरीबों के लिए सरकार स्पेशल स्कीम बनाती है, बहुत सारी योजनाएं होती हैं गरीबों का स्तर सुधारने के लिए, और अमीरों को फर्क नहीं पड़ता, आप उनके लिए स्कीम बनाए ना बनाए, उनके पास पहले ही बहुत पैसा है। मिडिल क्लास जो है वो बीच में कहीं फंसी रह जाती है। पर मिडिल क्लास के लिए मेरा ऐसा मानना है अंजलि, मेरा इतनी निरा, क्योंकि बहुत सारे जो अमीरों के किस्से हैं वो मिडिल क्लास से निकले हैं। ऐसे मेरे पास दर्जनों किस्से हैं जिनके बच्चे आगे मिडिल क्लास से थे और वो अब कोई इंडस्ट्री चला रहा है। वो कहते हैं हम बहुत साधारण परिवार से थे, हम एक कमरे के मकान में रहते थे, 30-40 हज़ार रुपये महीना कमाते थे, आज हमारे पास ये है वो। तो ऐसा नहीं, मिडिल क्लास की भी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं। पर हाँ, ज़्यादातर मिडिल क्लास जिनकी गिनती आज भारत में करीब 65-70 करोड़ की है। 40-45 करोड़ तो पहले थे, उसमें 25 करोड़ वो जगह जो सरकार कहती है कि हमने 25 करोड़ लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से बाहर निकाला है, तो वो लोअर मिडिल क्लास में आ गए, जिनके पास मकान है, अब नल है, टॉयलेट्स भी हैं, लोअर मिडिल क्लास हो गए। 25-30 हज़ार रुपये महीना, 40 हज़ार रुपये महीना, 50 हज़ार रुपये महीना कमाते हैं 2 लोग, तो बहुत बड़ी मिडिल क्लास हो चुकी है। तो मुझे ऐसा लगता है, और देखिए मैं तो अर्थशास्त्री तो हूँ, मैं साथ में एक स्टार्टअप मेंटर भी हूँ। मैं तो हम खाली समस्याओं के बारे में जिक्र करते रहें और हम खाली समस्याओं को कोसते रहें, सरकार की स्कीम्स को कोसते रहें कि उस सरकार ने ये नहीं किया है, इसने वो नहीं किया, ये खाली उनकी सरकार है, ये हम दो हमारे दो, वगैरह वगैरह जो नैरेटिव चलता रहता है। मैं बहुत पॉजिटिव और आशावादी हूँ। मुझे लगता है कि जो भी हमें सुन रहे देख रहे हैं उनको, क्योंकि अगर आप खाली कमियों को मैग्नीफाई करते रहेंगे तो आप जिंदगी में कुछ कर नहीं पाएंगे। आपको अपना रास्ता बना के निकलना है। दोनों तरफ से ट्रैफिक आ रहा है, आप सड़क पार करने के लिए खड़े हैं, बड़ा अच्छा दृष्टांत है। एक तरीका तो ये, आप पहले सारे ट्रैफिक को रोक के रुक जाओ भी, मैंने सड़क पार करनी है। दूसरा तरीका आप क्या करते हैं, आप अपना बच बचा के निकल जाते हैं। ऐसे ही होता है ना, जब थोड़ा सा गैप दिखा, आपने चुपचाप थोड़ा इधर गैप दिखा, उधर गैप दिखा, फटाफट क्रॉस कर गए। तो आई थिंक जो युवा हमें सुन रहा है उसको अपना भविष्य खुद बनाना है। अगर वो सरकार के, अरे सरकार छोड़िए, अपने माँ बाप भी आपकी कितनी मदद कर सकते हैं, सरकार तो दूर की बात है। क्या आपके माँ बाप आपके भविष्य बनाने में, बहुत सक्सेसफुल होने में एक लिमिट तक कर सकते हैं ना। उनकी उम्र, उनके पास संसाधन सीमित है, उनकी उम्र सीमित है, जो आपको वो समय दे पाते कई बार वो भी सीमित होता है। दोनों काम करते हैं माता पिता। तो मुझे लगता है कि युवा को खुद अपना भविष्य बनाना है।
तो मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं तो लोगों को ये सलाह देता रहता हूँ कि आप कोई अपना काम करिए, बजाय नौकरी ढूंढेंगे तो नौकरी आप कितने की कर लेंगे, आप नौकरी 10-20-50 हज़ार लाख रुपए तक तो स्टार्टअप बेहतर है। क्यों? इसलिए मैं कह रहा हूँ अंजलि, क्योंकि भारत में जो मार्केट है ग्राहकों की वो बहुत बड़ी है। तो भारत में बहुत कामयाब हो सकते हैं अगर आप कोई ऐसा, और उसमें करना क्या होता है, उसमें एक पेन पॉइंट निकालना होता है, जिससे लोगों को दर्द होता है, लोगों को दिक्कत होती है। ऐसा कोई बिजनेस शुरू करें जहाँ लोगों के आप कोई सोल्यूशन निकाल के दे सकें। बहुत पोटेंशियल है उसमें, बहुत सारे युवा आ भी रहे हैं उसमें। और मैं देखता हूँ जो लोग युवा नौकरी करते भी है ना अंजलि, आप तो स्वयं आजकल खुद का भी करती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर नौकरी करने वाले के अंदर जहन में एक छोटी सी ज्वाला जल रही होती है कि काश मैं भी कुछ अपना कर रही होती या कर रहा होता। और जितनी जल्दी आप ये छलांग मारेंगे, मैं ये नहीं कहता सबको कि सब नौकरी छोड़ दो फिर तुमको नौकरी करेगा कौन, पर जब जब आपको मौका मिले अपना कुछ करने का, और जितनी कम उम्र में मौका मिले, क्योंकि जितनी ज्यादा उम्र में आप ये मौका तलाशेंगे उतना ज्यादा आपके लिए कठिन होगा। क्योंकि वो जो तनख्वाह का पैकेट आता है, जो पे स्लिप आती है, उससे आपका परिवार डिपेंडेंट हो जाएगा। फिर हर महीने उसका इंतजार रहेगा, आपकी बुनियादी जरूरतें उस नौकरी की उस तनख्वाह से जुड़ जाएंगी, फिर आप उसको छोड़ नहीं पाएंगे। तो अगर आप ये निर्णय ले सकते हैं कुछ अपना करने का, मैं बहुत सारे स्टार्टअप्स को मेंटोर भी करता हूं, करीब 200 से स्टार्टअप्स में, ज़्यादातर सिलिकॉन वैली में है, टेक बेस्ड स्टार्टअप्स हैं, पर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं भारत में। जो व्यक्ति तो अपना समय, आपने मिडिल क्लास की बात करी, वापस उसी पे आता हूं, मैं विषयांतर नहीं होता। मुझे लगता है अगर मिडिल क्लास के लोग खाली बैठकर और कोसते रहे अपनी किस्मत को, सरकार को और अपने हाल को, बजाय इसके अगर आप उस एनर्जी को चैनलाइज करें इस चीज में कि कैसे हम इस मिडिल क्लास के चक्कर से बाहर निकल सकते हैं, तो आप वाकई निकल सकते हैं। जैसे कि मिडिल क्लास को ये भी लगता है कि हम ज़्यादा टैक्स देते हैं। अच्छा, टैक्स से जुड़ा मेरे जहन में एक सवाल ये आया कि कई कंट्रीज टैक्स फ्री है, जैसे कि यूएई, और वो देखा भी गया कि बेहतर है, वहाँ का जीवन विकसित है। तो आखिर भारत में जो टैक्स पेयर्स हैं, यानी कि टैक्स रिलीफ अगर हम हो जाएं, तो क्या हमारी लाइफ बेहतर होगी, भारत विकसित? नहीं, फिर सरकार कैसे चलेगी? टोटल अगर भारत का 50-55 लाख करोड़ का बजट है, तो उसमें जो भारत का रेवेन्यू है उसमें से 20-25 लाख रुपए इनकम टैक्स आता है, और करीब 18-20 लाख रुपए जीएसटी आता है, 20-22 लाख रुपए होगा। दोनों को आप मिला दें तो करीब 46-47-48 लाख के दोनों टैक्सेस आते हैं। तो फिर सरकार कैसे चलेगी अगर टैक्सेस नहीं होंगे? यूएई में टैक्सेस, आपने एग्जाम्पल दिया यूएई का, यूएई में टैक्सेस इसलिए क्योंकि उनके पास पेट्रोल और फ्यूल का पैसा बहुत था। उन्होंने क्योंकि वहां से तेल निकलता था, भारत में तो तेल है नहीं इतना, हम तुम्हारे पास तो मात्र अपनी जरूरत का ही 12% तेल है, 88% हम बाहर से मंगाते हैं। तो टैक्स से सरकार चलती है। तो पर टैक्स देने वाले कितने हैं? देखिए, दो तरीके के टैक्सेस हैं। जो डायरेक्ट इनकम टैक्स है वो तो मात्र 2.5-3 करोड़ लोग देते हैं, मात्र 2.5-3 करोड़ 140 करोड़ में से। और जो जीएसटी है वो तो पैदा होता बच्चा भी देता है, संस्कार होता है मरने पे तब भी दिया जाता है। तो टैक्सेस के सहारे सरकार चलती है। तो मुझे लग रहा है जो भी सोल्यूशन हम निकालेंगे मिडिल क्लास के लिए, वो टैक्सेस से उठ कर निकालना पड़ेगा। ये तो क्योंकि मैं ऐसी कोई बात करूं आपके साथ में, अगर को हाँ टैक्सेस नहीं होने चाहिए, तो ये बहुत अनरियलिस्टिक होगा। और मैं क्योंकि एक इकोनॉमिस्ट हूँ, फाइनेंस एक्सपर्ट हूँ, तो मुझे पता है मैं कोई ऐसी बात बोलूँ और सुनने में अच्छी लगेगी कि हाँ टैक्सेस नहीं होने चाहिए, अगर ये हो जाए तो बल्ले बल्ले हो जाए, फिर तो मजे आ जाए, पर ऐसा होगा नहीं। तो जो चीज़ कभी हो ही नहीं सकती उसके बारे में हम खाली हसीन सपने देखें तो उसका कोई लाभ नहीं है। पर मैं जो जोर दे रहा था अंजलि जिस बात पे, कि युवा को हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना चाहिए, मिडिल क्लास को खाली ड्राइंग रूम में बैठ के चर्चा नहीं करनी चाहिए, मिडिल क्लास का निरंतर डिस्कशन होना चाहिए कि कैसे हम अपनी इनकम को बढ़ाएं। शाम को आके थक के जब बैठते हैं तो अपनी एनर्जी थोड़ी सी बचा के रखा करिए उस काम के लिए। और किया है लोगों ने, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है, बहुत सारे परिवारों ने किया है। आज वो अपर मिडिल क्लास में पहुंच गए। अपर मिडिल क्लास से मेरा मतलब है उनकी मंथली इनकम 4-5 लाख रुपए महीना है, इसको मैं अपर मिडिल क्लास मानता हूँ। मिडिल क्लास मेरे ख्याल आजकल 1-1.5 लाख रुपए तक आप मिडिल क्लास कह सकते हैं, क्योंकि वो खर्च हो जाता है सारा, टैक्स वैक्स कट के कुछ खास बचता नहीं है, 10-20 हज़ार बच भी गया इधर उधर, किसी का कम बच गया। तो अपर मिडिल क्लास हो गया जो आप 3 से 5 लाख रुपए रेंज में चले जाते हैं फिर महीने की, यानी कि साल का आप करीब 50 लाख, 35 लाख, 50 लाख, 60-70 लाख तक आप जा सकते हैं। वो फिर अपर मिडिल क्लास हो गई। तो अपर मिडिल क्लास लोग पहुंचे हैं अंजलि, और वो पहुंचे जिन्होंने अपनी स्किल्स पर अपनी एनर्जी को चैनलाइज किया है।
तो सर अभी तो पेट्रोल डीजल के जो प्राइस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा था उसके बाद लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए कि आखिर क्या होने वाला है। और उसके बाद देखा भी क्या, पेट्रोल डीजल के प्राइस वीकली बढ़ रहे हैं, कभी 96 पैसे, कभी 2 रुपए। तो ऐसा फिर उससे कब आखिर हमें निजात मिलेगी? देखिए, जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलता है और क्रूड ऑयल के दाम कम नहीं होते हैं, अभी हालांकि 90-95 डॉलर के बीच में आए हैं, तो मुझे लग रहा है करीब $80 के आसपास तो कम से कम इनको आना पड़ेगा। हालांकि पहले ये $65-70 थे, वो लेवल तो मालूम नहीं कब आएगा, क्योंकि वो लेवल आएगा भी कि नहीं आएगा ये भी एक सवाल उठ रहा है। तो ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, इनको अब ये इनका कहना ये है कि हम लॉस नहीं झेल पा रहे हैं। हालांकि ये आंकड़ा आया कि इन्होंने पिछले जनवरी से मार्च क्वार्टर में 19,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिया है। तो सरकार शायद उनको अपने आप पे वो चाह रही थी कि अपने पैरों पे खड़े रहे, हम उनको फंड ना करें, तो सरकार ने छूट दे दी, ठीक है आप पास ऑन करो लोगों को। पर यहाँ मुझे लगता है मामला थोड़ा सेंसिटिव है, क्योंकि 7.5 रुपए के करीब पेट्रोल डीजल बढ़ चुका है और लोगों के ऊपर बहुत भार पड़ रहा है जितनी बार आप पेट्रोल पंप जाते हैं। और इससे भी ज़्यादा भार पड़ेगा जब आप डीजल की वजह से सब तरफ महंगाई दिखने लगेगी, दिख रही है बल्कि। और आने वाले 3-4 महीने लगता है मुझे अंजलि के बहुत कठिन होने वाले हैं लोगों के लिए, खासकर मिडिल क्लास और गरीब तबके के लिए। जो अपर मिडिल क्लास और अमीर हैं जिनकी हमने अभी बात करी, उन पे शायद इतना फर्क ना पड़े, क्योंकि उन लोगों को 5-10 हज़ार 20 हज़ार ऊपर नीचे होता भी है तो इतना फर्क नहीं पड़ता है, उससे आगे निकल जाते हैं। पर ज़्यादातर जनता तो वैसी है। तो इसमें मुझे लग रहा है कि सरकार को, मैंने तो सलाह भी दी है बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे अंजलि, की सरकार को अब इसमें कुछ अपनी जो बजट में स्कीम्स की घोषणा हुई थी, उनमें से कुछ स्कीम जो इतनी ज़रूरी नहीं है उनको अभी प्रायोरिटी में रोक देना चाहिए, और उस पैसे का इस्तेमाल इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को, इंडियन ऑयल है, भारत पेट्रोलियम है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, जो 3 मुख्य ऑयल कंपनी जिनके पास 90% का मार्केट शेयर है, उनको फंड कर देना चाहिए। अगर उनको वाकई में ब्लीडिंग हो रही है और उनका घाटा हो रहा है, तो सरकार की तरफ से ये मदद उनको आनी चाहिए, जिससे कि वो ये 7.5 रुपए की बढ़ोतरी को वापस ले। क्योंकि ये अगर महंगाई यहाँ से बढ़ी, तो जो जहाँ से हमने बात शुरू करी थी विकसित भारत की 2047 की, क्योंकि क्या है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है अंजलि, वो 55 से 60% कंजम्पशन से बनती है। आप और हम जाके जब सामान खरीदते हैं, सर्विसेज लेते हैं दुकान की, उससे चलता है काम। तो जब कीमतें बढ़ जाएंगी तो लोग सामान कम खरीदेंगे, सामान कम खरीदेंगे तो फैक्ट्रीज कम चलेंगी, फैक्ट्रीज कम चलेंगी तो लोगों की नौकरियां भी जाएंगी। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो जीडीपी की रफ्तार सुस्त पड़ जाएगी अगर महंगाई आई तो, और कुछ लोग बेरोजगार भी हो सकते हैं। तो वो एक खतरनाक परिस्थिति होगी भारत जैसे देश में, जहां इतनी बड़ी आबादी है। कोई भी ऐसी आहट जो बेरोजगारी को बढ़ाती है, वो आहट खौफनाक हो जाती है। तो मैं तो आपकी पॉडकास्ट के जरिए, अगर हमें कोई ऐसा व्यक्ति भी सुन रहा है जो निर्णय लेने की पोजीशन में है, तो मैं तो ये सलाह दूंगा कि इस बढ़ोतरी को भी वापस लेना चाहिए। क्योंकि भले ही वैश्विक संकट है, भले ही एक समझने लायक परिस्थिति है, इसमें कोई इनकार नहीं है, परंतु हमारा भारत का जो डेमोग्राफी है, भारत का जो पूरा आर्थिक स्ट्रक्चर है, वो बहुत सेंसिटिव है, संवेदनशील है। उसमें ज़रा सी भी बढ़ोतरी लोगों को, अब देखिए ना, जो बाइक वाला है, हमने एक ऑफिस में आकलन किया, जो 35,000 रुपये महीना कमाता है, उसने हमें बताया कि 1,500 रुपये महीना बचा लेता था, सब दूध पे, मकान के किराए पे, बच्चों की स्कूल की फीस वगैरह दे के अभी तक कमाता था। अब हमने जब इसको CPI में, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, रिटेल महंगाई में कन्वर्ट किया डीजल की बढ़ोतरी को, और इस व्यक्ति के पास बाइक नहीं थी, पेट्रोल डीजल इस्तेमाल ही नहीं करता, पर हमने देखा कि उसके वो जो 1,500 रुपये बचते थे, अब मात्र 200-250 रह गए। तो ये भारत की ज़्यादातर जनता जो है, वो अंग्रेजी में बोलते हैं वल्नरेबल है, सो दे विल स्टार्ट फीलिंग द पिंच। तो मुझे लग रहा है सरकार को वहाँ पर थोड़ा सा संवेदनशील होना पड़ेगा, क्योंकि सरकार को कुछ अपने खर्च कम करके और लोगों को ये राहत देनी पड़ेगी। जैसे आप फर्टिलाइजर की सब्सिडी देते हैं किसानों को, जैसे आप बहुत सारी वेलफेयर स्कीम चलाते हैं, मुझे लग रहा है इस समय सबसे बड़ी वेलफेयर स्कीम अगर कुछ चल सकती है तो वो ये है कि ये इस बढ़ोतरी को वापस लिया जाना चाहिए, और आगे बढ़ोतरी तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब समय बताएगा, अगर क्रूड ऑयल की कीमतें ऊपर बढ़ती रहती हैं तो संकेत तो यही आ रहे थे कि भाई अभी और बढ़ेगा ये, तो ये मुझे लगता है लोगों को हजम करने में इसको दिक्कत होगी।
लोगों के घर के बजट बिगड़ जाएंगे, सब्जी दाल घी दूध तेल सब कुछ महंगा होने की उम्मीद है। और आने वाले 2-3 महीने आप देखिएगा जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होती है, जिसको हम खुदरा महंगाई दर कहते हैं, वो आपको ऊपर जाती दिखेगी, क्योंकि होलसेल प्राइस इंडेक्स ने पहले ही संकेत देती है 8.33 आई है अप्रैल महीने की, और वो रिटेल में कन्वर्ट होगी। प्लस उसमें अभी डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े, वो और जुड़ेगा। तो ये मिलके मुझे लग रहा है खतरे की घंटी साबित हो सकती है अर्थव्यवस्था के लिए, लोगों के बजट के लिए। और डोनाल्ड ट्रंप को तो फर्क पड़ नहीं रहा है। डोनाल्ड ट्रंप एक व्यक्ति की वजह से आज सारी दुनिया सफर कर रही है, आप मान सकते हैं। यही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर खुला होता, जो कि पहले खुला हुआ था, जिसको खुलवाने के आज प्रयास हो रहे हैं, वो पहले खुला हुआ था, तो उस व्यक्ति ने लड़ाई करी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अब खुलवाने के लिए वो लड़ाई कर रहे हैं। वो तो पहले ही खुला हुआ था लड़ाई से, तो लड़ाई का पर्पस क्या हुआ? इतने लोग मरे, बच्चियां मरी स्कूल की 170, बहुत ही शर्मनाक बात है ये। और दुनिया को उन्होंने मंदी की द्वार पर लाके खड़ा कर दिया है। तो पर अब है तो है, अब क्या कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शरद कोहली जी हमारे साथ इस पॉडकास्ट में मौजूद थे। और आप इस पॉडकास्ट को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।